हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वेलकम बैक टू द क्लास। हमारा चल रहा है पेपर 5 प्लानिंग एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2025 मई जून का वेरिएंट 1 और उसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है फिगर शोज अ थिन कॉइल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ एल। आपके पास एक कॉइल है, कॉइल का एरिया है ए और कॉइल की लेंथ है एल। अब देखें भाई, आपको भी पता है, आप जब से प्लानिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं आपको इतना तो अंदाजा हो ही गया होगा कि जितने भी वेरिएबल्स सवाल में मेंशन होते हैं वो वेरिएबल्स आपको मेजर करने होते हैं। तो आपको ये बताना पड़ेगा आगे जाके कि आप ए कैसे मेजर करेंगे और एल कैसे मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा साथ साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करते हैं ना। देखिए, कॉइल का एरिया निकालना है। अब कॉइल है, कॉइल का एरिया निकालने के लिए पहले आपको कॉइल का डायामीटर भी तो चाहिए होगा। और कॉइल छोटी सी कॉइल है, इसका डायमीटर कैसे निकालेंगे आप? मेरे ख्याल से इसका डायमीटर निकालने का आसान तरीका ये है कि हम माइक्रोमीटर तो खैर ज्यादा छोटा हो जाएगा, हम वर्नियर कैलिपर्स इस्तेमाल करके इस कॉइल का डायमीटर निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करें, आप कॉइल का डायमीटर निकाल लें वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करके। और डायमीटर भी एक बार नहीं निकालना आपने, आप डायमीटर की निकालेंगे कम से कम भी 3 से 4 रीडिंग्स अलग अलग जगहों से। और जब आप 3 से 4 बार डायमीटर निकाल चुके होंगे तो एंड में आपको लेना पड़ेगा उनका एवरेज। और आपको पता है जब डायमीटर आ जाए तो फिर हम एरिया कैसे निकालते हैं? पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, जब डायमीटर आ जाएगा, डायमीटर कैसे निकालेंगे आप? 3 4 बार आप डायमीटर मेजर करेंगे अलग अलग पोजीशन से और फिर एंड में उनका निकाल लेंगे आप एवरेज, जिससे आपके पास आ जाएगा डायमीटर ऑफ द कॉइल। और डायमीटर ऑफ द कॉइल के बाद एरिया निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। लेंथ ऑफ द कॉइल भी मेजर करनी है। लेंथ ऑफ द कॉइल तो आप किसी भी मीटर रूल तो खैर बहुत लंबा हो जाएगा, छोटी सी कॉइल है, आप किसी भी रूलर से मेजर कर सकते हैं। वो जो छोटा वाला रूलर होता है 15 सेंटीमीटर वाला रूलर, आप सिंपल लिख दें द लेंथ विल बी मेजर्ड विद अ रूलर। ठीक है, मीटर रूल नहीं, रूलर। एरिया आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी। अच्छा, आगे लिखा हुआ है इट इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस एस। ओके, रेजिस्टेंस का नाम आर नहीं है यहाँ पर, रेजिस्टेंस का नाम है एस। और आगे क्या लिखा हुआ है, एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू द टर्मिनल्स। ओके, यहां पर आपने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कनेक्ट करना है। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का मतलब ये है कि आपको एसी सोर्स चाहिए होगी। पीक वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज ई। ओके, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है वो ई है एंड द फ्रीक्वेंसी इज एफ। ठीक है, द पीक वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रेजिस्टर इज डिटरमिन्ड यूजिंग एन ऑसिलोस्कोप। ओके, ये कह रहे हैं कि आप रेजिस्टर का जो पीक वोल्टेज है, रेजिस्टर का पीक वोल्टेज, देखें एक तो होता है सप्लाई का पीक वोल्टेज, सप्लाई के पीक वोल्टेज को ये ई कह रहे हैं और रेजिस्टर के पीक वोल्टेज को ये वी कह रहे हैं। ठीक है, और कह रहे हैं उसको आपने मेजर करना है ऑस्लोस्कोप से, यानी आपको पैरेलल में एक ऑस्लोस्कोप कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे सिंबल्स वगैरह मैं भी आपको समझाता हूँ। ऑस्लोस्कोप का सिंबल आपने ओ लेवल में पढ़ा है, ये होता था ऑस्लोस्कोप का सिंबल। ठीक है, वो हैरी पॉटर के सर पे निशान नहीं था, वैसा निशान बना दें, ये ऑस्लोस्कोप का सिंबल होता है। ठीक है, अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है इट इज सजेस्टेड दैट वी इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी बाय द रिलेशनशिप। अब देखें भाई, वी क्या है और एफ क्या है, पहले तो ये समझें। वी है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर और एफ है फ्रीक्वेंसी। और इन दोनों का रिलेशन क्या है भाई? ई एस अपॉन वी इज इक्वल टू के ए एन स्क्वायर एफ अपॉन एल। एक लंबी चौड़ी खतरनाक सी एक इक्वेशन, टेंशन की बात ही नहीं है, करेंगे सॉल्व, क्या मसला है। यहां पर बताया गया है कि एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल एंड के इज अ कांस्टेंट। के क्या है भाई साहब? के है कांस्टेंट, जो कि हमें नहीं पता कौन सा कांस्टेंट है। एन का नाम है नंबर ऑफ टर्न्स। कह रहे प्लान अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड एफ। कह रहे हैं भाई साहब वी और एफ का रिलेशन निकालने। अच्छा देखिए भाई, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, पेपर 5 में जब भी क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आप, आपको एक रिलेशनशिप दिया हुआ होगा। उस सजेस्टेड रिलेशनशिप में दो वेरिएबल्स होंगे, एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा। आपने उनका रिलेशन निकालना है। आपको भी पता है कि फ्रीक्वेंसी यहां पर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सप्लाई की फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तभी तो आउटपुट पे जो रेजिस्टर लगा है उसका वोल्टेज चेंज होगा। तो यहां पर मैं इक्वेशन को अगर थोड़ा सा सेट करूं, ये देखो इक्वेशन है ई एस अपॉन वी इज इक्वल टू के ए एन स्क्वायर अपॉन एल और साथ में एफ। यहां पर तुम पता है क्या करो, यहां पर तुम एक काम ये करो कि ये जो पूरा ई एस है ना, ई एस इसको डिनोमिनेटर में भेजो यहाँ पे। तो अगर तुम ई एस को डिनोमिनेटर में भेजोगे तो ई एस नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा ई एस एल
और यहां बच जाएगा 1/v। तो इससे क्या हो गया तुम्हारा भाई, वाई एक्सेस पर तुम रख सकते हो 1/v को। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है ना लाइन की इक्वेशन, तो y एक्सेस पर तुम्हारा 1/वोल्टेज आ जाएगा। एम एक्स एक्स एक्सेस पे तुम रख लेना फ्रीक्वेंसी को, कैसा, और y इंटरसेप्ट यहां पर 0 है। यानी कि जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो तुम आगे वो जो एंड में हम एक जुमला लिखते हैं, इफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन वाली बात कैसे पता चली सर? बेटा देखो यहाँ y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, यहाँ y इंटरसेप्ट 0 आ रहा है। y इंटरसेप्ट 0 आने का मतलब यही है कि यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है ना। तो फिर से सुनो भाई, x एक्सेस पर फ्रीक्वेंसी आ गया, y एक्सेस पर 1/वोल्टेज आ गया। ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्रेडियंट किसके बराबर आ गया अब ये बताओ, जल्दी से बताओ। ग्रेडियंट बराबर आ गया के ए एन स्क्वायर ओवर ई एस एल। अच्छा अब एक बात और बताओ, तुमने नोट किया उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द अरेंजमेंट, वो तो हो गया। ये वाली लाइन पढ़ो जिसपे मैंने ये ब्लू कलर का टिक बनाया है, कैन एक्सप्लेन हाउ द रिजल्ट्स कुड बी यूज टू डिटरमिन अ वैल्यू फॉर के। कह रहे हैं आप अपने रिजल्ट से के की वैल्यू कैसे निकालोगे। बेटा मैं बता रहा हूं क्या करो, ये इक्वेशन दिख रही है तुम्हें ग्रेडियंट वाली, इसी ग्रेडियंट वाली इक्वेशन में के को बना लो सब्जेक्ट। जब तुम k को सब्जेक्ट बनाओगे द इक्वेशन शुड लुक समथिंग लाइक दिस, ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय ESL डिवाइडेड बाय ए एन स्क्वायर। ये आ गई आपके k की इक्वेशन, हटो बचो। अच्छा नीचे कह रहे हैं आपके प्लान में क्या क्या होना चाहिए, आपके प्लान में प्रोसीजर होना चाहिए कि आप कैसे करेंगे पूरे एक्सपेरिमेंट, कौन कौन सी मेजरमेंट्स लेंगे आप, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स। कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स का मतलब ये हुआ कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप कौन कौन से वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखेंगे। फिर लिखा हुआ है द एनालिसिस ऑफ द डेटा। जाहिर है जब आपने रीडिंग्स निकाल ली तो उन रीडिंग्स की बुनियाद पर आप रिजल्ट्स कैसे निकालेंगे, और आखिर में आपके सेफ्टी प्रिकॉशंस। अब देखिए हर बार हमारी एक परंपरा है, क्या करते हैं हम, जब हम ये पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं फिर हम ये सब मिटाएंगे, लेट्स इरेज ऑल ऑफ इट, क्योंकि ये सारा रफ वर्क है। अब इसको तमीज से लिखना भी तो है, तो ये सब मिटा दो। मिट गया, ये ऊपर जो सारी मीनाकारियां की ये भी मिटा दो बेटा, सब मिटा दिया भाई, ओके हो गया। अब पहले तो मैं एक काम करता हूं, सब छोड़ छाड़ कर पहले इक्वेशन सेटल कर लेता हूं, क्योंकि इक्वेशन बड़ी काम की है मेरी। इक्वेशन है भाई साहब ई एस अपॉन वी इज इक्वल टू के ए एन स्क्वायर एफ ओवर एल। सबसे पहले तो भाई साहब मैं अपनी इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की शक्ल में उतारूंगा। तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू के ए एन स्क्वायर अपॉन ई एस एल एफ। अब ये हो गया मेरा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है भाई। अच्छा ग्रेडियंट किसके बराबर आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिक्स, अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिक्स भाई साहब ग्रेडियंट बराबर आ गया के ए एन स्क्वायर ओवर ई एस एल। अब मुझे तो के निकालना है, तो के को जब मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा इट बिकम्स ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय ई एस एल डिवाइडेड बाय ए एन स्क्वायर। गुड सीन्स। अच्छा ये तो मेरा मैथमेटिकल पार्ट हो गया। अब देखो एक काम और करते हैं ना, नंबर भी तो गिनो। देखो इक्वेशन बन गई, के आ गया, 2 नंबर तो यही हो गए, ग्रेडियंट निकालने वाली बात नंबर 3 हो गए, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताओगे 4 नंबर हो गए, किसको कांस्टेंट रखोगे। अच्छा एक बात बताओ, कांस्टेंट किसको रखोगे ये तो बताओ। नंबर ऑफ टर्न्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा तुम्हें, के तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है। यहाँ पर रेजिस्टेंस एस को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, यहाँ पर ई को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, यहाँ पर एरिया ऑफ द कॉइल को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द कॉइल को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। कांस्टेंट तो यहाँ पे बहुत सारे हैं बेटा। अच्छा मजे की बात बताओ, लेंथ खुद ब खुद चेंज नहीं होगी। लेंथ एक बार तुमने कॉइल की सेट कर दी उतनी रहेगी, उसको मेक श्योर करने का भी मैं अभी आगे जाके तुम्हें तरीका बताता हूँ। एरिया भी तुम्हें पता ही है यार, एक बार तुमने कॉइल बना ली तो एरिया थोड़ी खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। फिर आ जाओ फिक्स रेजिस्टर पर, एस क्या है, एस फिक्स रेजिस्टर है, वो भी मेरे हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। एन एन है नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है जो आप तार को लपेटेंगे, जो आप तार की वाइंडिंग करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट रहने चाहिए भाई। और क्या है मेरे बच्चों, के तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। ई क्या है, ई सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज का पीक वोल्टेज है ना, सप्लाई का पीक वोल्टेज, इसको तुम्हें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब यहां पर कुछ चीज एक्स्ट्रा है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, हो सकता है इनमें से आधी आपको पता हो आधी आपको ना पता हो। तुम लोगों ने सोचा कि यहां पर तुम ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई लगाओगे, क्या लगाओगे, ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई का जो वोल्टेज है और जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे सेट करोगे, वो कैसे मेजर करोगे। सप्लाई है ना,
सप्लाई से कितनी फ्रीक्वेंसी की सप्लाई जा रही है और कितनी वोल्टेज की सप्लाई जा रही है, कैसे पता चलेगा? इसका मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ बेटा। एक चीज होती है, उससे हम कहते हैं सिग्नल जेनरेटर। क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? सिग्नल जेनरेटर। सिग्नल जेनरेटर क्या होता है? सिग्नल जेनरेटर ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई के बाद लगाया जाता है। यानी अगर मैं तुम्हारी ब्लॉक डायग्राम बनाऊं, तो ब्लॉक डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी। पहले तुम लगाओगे ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। ऑल्टरनेटिंग सप्लाई कनेक्ट होगी एक अदद सिग्नल जेनरेटर से, और फिर सिग्नल जेनरेटर को तुम कनेक्ट करोगे अपने सर्किट से। सिग्नल जेनरेटर में एक स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन में तुम फ्रीक्वेंसी भी सेट कर सकते हो, उसमें नॉब्स होते हैं। तुम सेट कर लो कि कितनी फ्रीक्वेंसी का तुम्हें सिग्नल देना है। और तो और तुम पीक वोल्टेज भी सेट कर सकते हो। यानी कि बेटा सिग्नल जनरेटर से तुम्हारी दो चीजें आ जाएंगी। सिग्नल जनरेटर से तुम्हारा एफ भी आ जाएगा, सिग्नल जनरेटर से तुम्हारा ई भी आ जाएगा। अच्छा, तुमने क्या करना है? तुम्हारा एफ जो है ना, एफ एफ मींस फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहां पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फ्रीक्वेंसी को बार बार चेंज करोगे, तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए तुम सिग्नल जनरेटर का नॉब घुमाओगे। सिग्नल जनरेटर में एक नॉब होता है जो कि फ्रीक्वेंसी का नॉब होता है। फ्रीक्वेंसी कम करनी हो उसको घुमा देना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा करनी हो उसको ज्यादा की तरफ घुमा देना। तो तुम्हारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल को तुम सिग्नल जनरेटर से कंट्रोल कर लो। हाँ, लेकिन जब जब तुम फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, यू आर गोइंग टू बी वेरी कॉशियस कि तुम्हारी ई की वैल्यू चेंज ना हो। तो सिग्नल जनरेटर वाली बात आपको पता हो गई। अच्छा, एक चीज और, तुम एक काम और करो, पता है क्या? तुम यहां पर इस सिग्नल जनरेटर के साथ भी एक ऑस्लोस्कोप कनेक्ट कर लो, सीआरओ कनेक्ट कर लो पैरेलल में। ये मैंने बहुत छोटा सा बना दिया, अभी मैं साफ सुथरी बड़ी डायग्राम बनाऊंगा। सर सीआरओ क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? यार देखो, सीआरओ तुम लोगों ने ओ लेवल में भी पढ़ा है, तुम लोगों ने एएस में भी पढ़ा है। सीआरओ पे तुम्हें एक वेव फॉर्म दिखाई देगी, राइट? तुम उस वेव फॉर्म का पीक वोल्टेज निकाल सकते हो ना यार। क्या निकाल सकते हो? पीक वोल्टेज निकाल सकते हो। तुम्हें याद है टाइम बेस्ड सेटिंग, वाई गेन सेटिंग? याद आ रहा है बचपना? ओ लेवल में पढ़ा था, एएस में पढ़ा था। टाइम बेस्ड सेटिंग होती है एक्स एक्सेस की सेटिंग, वाई गेन सेटिंग होती है वाई एक्सेस की सेटिंग। तुम एम्पलीट्यूड निकालना, एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना वाई गेन सेटिंग से। मिसाल के तौर पर मैं थोड़ी सी एएस याद दिलाता हूँ। फर्ज करो लिखा हुआ है 2 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर। 2 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि वाई एक्सेस का 1 सेंटीमीटर 2 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मिसाल के तौर पे मेरा जो सिग्नल आ रहा है वो 3 सेंटीमीटर पर आ रहा है। तो अगर 1 सेंटीमीटर 2 वोल्ट का है, तो 3 सेंटीमीटर कितने के हो जाएंगे? 6 वोल्ट के हो जाएंगे। याद आ रहा है ना? ये सब हम करते थे। इसी तरह हम टाइम पीरियड निकालते थे, टाइम बेस्ड सेटिंग को मल्टीप्लाई करवा देते थे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से। एक सिग्नल का जो डिस्टेंस होता था एक साइकिल का, मिसाल के तौर पे तुम्हारी एक साइकिल आ रही है 8 बॉक्सेस में या 8 सेंटीमीटर्स में आ रही है। एक साइकिल आ रही है 8 सेंटीमीटर में, और तुम्हारी टाइम बेस्ड सेटिंग है लेट से 20 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर। तो अगर 1 सेंटीमीटर 20 मिली सेकेंड का है, तो 8 सेंटीमीटर कितने के होंगे? याद है ना? ये सब हम करते थे। तो ये बिल्कुल वही वाली चीज है जो तुमने ओ लेवल में भी पढ़ी है, एएस लेवल में भी पढ़ी है, या बेटू में तुम्हारी जिंदगी में पलट कर वापस आ चुकी है। अच्छा जी, तो तुमने आउटपुट पे भी एक सीआरओ लगाना पड़ेगा। एक सीआरओ इनपुट पर हो गया, एक सीआरओ आउटपुट पर हो गया। इनपुट वाला सीआरओ तुम्हें ई की वैल्यू बता देगा, आउटपुट वाला सीआरओ तुम्हें वी की वैल्यू बता देगा। अब देखो भाई, मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूं। तुम्हारी इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स को मेजर कैसे करोगे पहले से पता लगा लो। लेंथ कैसे मेजर करोगे? शुरू से करते हैं, शुरू से। लेंथ कैसे मेजर करेंगे कॉइल की? कॉइल की, ये जो कॉइल है, कॉइल कॉइल की लेंथ कैसे मेजर करोगे? वर्नियर कैलिपर से। कॉइल का एरिया कैसे निकालोगे? पहले डायमीटर निकालोगे और डायमीटर से एरिया निकाल लोगे, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 करके। तो ए आ गया, एल आ गया। नंबर ऑफ टर्न्स, बेटा नंबर ऑफ टर्न्स तो तुम खुद ही वाइंडिंग करोगे ना कॉइल की, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो तुम्हें खुद ही पता है, बस जितने भी रखोगे उसको कांस्टेंट कर देना। और क्या है? ई आ गया इनपुट वाले ऑस्लोस्कोप से, वी आ गया आउटपुट वाले ऑस्लोस्कोप से। एस, एस क्या है? व्हाट इज एस? एस इज द फिक्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालोगे? रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के भी दो तरीके हैं। या तो आप पहले अपने रेजिस्टर के साथ, या आपका रेजिस्टर आ गया, पहले आप अपने रेजिस्टर के साथ लगा लें एक ओम मीटर। ओम मीटर क्या करेगा आपको? ओम मीटर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू बता देगा। ये एक तरीका है। इसका एक और तरीका क्या है कि आप अपने रेजिस्टर को एक सप्लाई के साथ कनेक्ट करें, एक पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करें। सर्किट में एमीटर लगाएं, वोल्ट मीटर लगाएं। एमीटर और वोल्ट मीटर जब आ जाएगा ना, तो आप क्या करें बेटा, आप एमीटर और वोल्ट मीटर की मदद से इन दोनों को डिवाइड करवाएं। आपको भी पता है वी अपॉन आई आर के बराबर होता है।
तो रेजिस्टेंस निकालने के भी दो तरीके हैं। रेजिस्टेंस निकालने का एक तरीका ये कि आप डायरेक्ट ओममीटर लगा लें, एक तरीका ये कि आप डीसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करें, एमीटर लगाएं, वोल्ट मीटर लगाएं, दोनों वैल्यूज निकालें, दोनों वैल्यूज के बाद रेजिस्टेंस निकालें। चॉइस इज योर्स, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करें। तो भाई मेरे ख्याल से ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छी खासी हो चुकी है। तो अब वक्त आ गया है सबसे इंपॉर्टेंट काम करने का। मैं जा रहा हूं अपैरेटस की डायग्राम बनाने। ठीक है भाई, डायग्राम बनाने जा रहा हूं मैं। तो अपैरेटस की डायग्राम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो यार एक काम करो, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस निकालने वाला एक तरीका मेंशन कर दो। यहां पर मैं एक छोटा सा सर्किट बना रहा हूं। ये मैंने एक डीसी सप्लाई लगाई, ये मेरा एमीटर आ गया, ये मेरा फिक्स रेजिस्टर आ गया, ये मेरा वोल्ट मीटर आ गया, और ये मेरी रेजिस्टेंस आ गई, रेजिस्टेंस एस। और इसको मैं कह देता हूं फिगर वन, फिगर नंबर वन, क्योंकि मैं दो डायग्राम्स बनाऊंगा। पहली फिगर में मैं क्या निकलवा रहा हूं बेटा? पहली फिगर में मैं निकलवा रहा हूं करंट और वोल्टेज की मदद से रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे आ जाएगा आपको भी पता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट करके। अच्छा, ये काम करने के बाद दूसरा काम आपने क्या करना है? दूसरा काम आपने करना है, एक और सर्किट बनाना है आपने। एक और सर्किट के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको चाहिए हुजूर एक कॉइल। अच्छा एक मिनट, कॉइल कहां से आएगी? कॉइल भी तो बनानी पड़ेगी ना। और कॉइल को लपेटोगे कैसे? हवा में लपेटोगे? हवा में तो नहीं लपेटोगे। कॉइल बनाने के लिए आपको किसी सिलेंड्रिकल कोर की जरूरत पड़ेगी। तो आप यहां पर एक क्या कर सकते हैं, एक मिनट, ऊपर क्या था सर्किट देखने के बाद जाके। ओके हाँ, सबसे पहले तो भाई साहब आप एक काम ये करो कि आप एक सिलेंड्रिकल कोर ले लो और सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर लपेटो कॉइल। सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर लपेट दो कॉइल। ये आ गई आपकी कॉइल। और कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, वो आपके कंट्रोल में होने चाहिए। कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो आपके कंट्रोल में होने चाहिए। मतलब जितने भी आपने नंबर ऑफ टर्न्स रख लिए ना, फर्स्ट करो आपने 50 टर्न्स बना लिए, तो बस 50 फिक्स हो गए। अब उसको बाद में चेंज नहीं करना। एक काम और करो, तुम इस कॉइल के दोनों तरफ एक टेप लगा लो। क्या लगा लो? एक टेप लगा लो। टेप, टेप क्यों लगा ली? टेप इसलिए लगा ली ताकि जो तार है ना ये हिले नहीं और कॉइल की लेंथ फिक्स रहे। जो तार है ना, तार वो हिले नहीं और कॉइल की लेंथ क्या रहे, फिक्स रहे। अच्छा, इसके बाद तुम्हारी कॉइल किससे कनेक्ट हो रही है? ओके, तुम्हारी कॉइल कनेक्ट हो रही है सर्किट से। सर्किट से कॉइल कनेक्ट करते हैं, और देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। ये देखो, आई एम गोइंग टू कनेक्ट द कॉइल विद द सर्किट। ये आ गया आपका इनपुट टर्मिनल्स, और ये आ गया आपका रेजिस्टर एस। आप एक काम ये करो, सबसे पहले तो बेटा यहां पर आप एक एक अदद ऑस्लोस्कोप लगा दो। ये ऑस्लोस्कोप आ गया, ठीक है। ऑस्लोस्कोप के जो दोनों तार हैं ये कनेक्ट हो रहे हैं आपके सिग्नल जनरेटर में जाके। किससे कनेक्ट हो रहे हैं दोनों तार भाई साहब? सिग्नल जनरेटर में जाके दोनों तार कनेक्ट हो। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, उसको लेबल कर देता हूँ, एस जी लिख देता हूँ, एस जी। एस जी स्टैंड फॉर सिग्नल जनरेटर। और मैं सिग्नल जनरेटर को कनेक्ट कर देता हूँ भाई साहब अपनी ऑल्टरनेटिंग सप्लाई से। ये आ गई मेरी ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई। तो देखो मेरा डायग्राम तो रेडी है। इनपुट पर क्या क्या आ गया? ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई आ गई। ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई को कनेक्ट किया सिग्नल जनरेटर से। फिर से सर, सिग्नल जनरेटर की जरूरत क्या है? सिग्नल जनरेटर की जरूरत ये है कि बेटा फ्रीक्वेंसी को कैसे कंट्रोल करूंगा, किस तरह की फ्रीक्वेंसी भेजनी है, वो सिग्नल जनरेटर कंट्रोल करता है। ठीक है, तो सिग्नल जनरेटर को कनेक्ट किया, फिर आपने अपने इनपुट से, और आपने पैरेलल में एक ऑसिलोस्कोप भी लगा दिया ताकि आप सप्लाई वोल्टेज का जो पीक वोल्टेज है ई ई मेजर कर सकें। आउटपुट पे भी आपने क्या करना है? आउटपुट पे भी आपने एक ऑसिलोस्कोप कनेक्ट कर देना है। ठीक है, आउटपुट वाले ऑसिलोस्कोप से आप इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना वी, वो आप निकालेंगे। यह आ गया आपका फिगर नंबर टू। ठीक है, फिगर नंबर वन भी आ गई, फिगर नंबर टू भी आ गई। लेबल करते हैं डायग्राम को बेहतरीन करके। ये देखें, इसको CRO 2 लेबल कर देते हैं, इसको CRO 1 लेबल कर देते हैं। ठीक है, ये आपका सिग्नल जनरेटर आ गया, सिग्नल जनरेटर। और ये आ गई आपकी AC सप्लाई। ये आ गई आपकी, अल्लाह आपका भला करे, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल, अब सिलेंड्रिकल की स्पेलिंग भूल गया मैं।
सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल कोर आ गई। और सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर क्या आ गई भाई? सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर आपकी कॉइल आ गई। और ये आ गए आपके टेप। ये आपने टेप लगा दिए ताकि आपकी कॉइल फिक्स रहे। और कुछ तो लेबल करना नहीं भूलना मैं। बस सही है मेरे ख्याल से। और अगर बीच में कुछ याद आया तो मैं मेंशन कर दूंगा, मैं लिख दूंगा। ठीक है भाई। तो लिखना शुरू करें भाई फाइनली। देखो भाई आधा घंटा तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में ही चला गया, देख रहे हो। तो आओ अब मैं जवाब लिखना शुरू कर रहा हूँ। क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले तो हम लिखेंगे भाई इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल वाली बात बताएंगे, 2 नंबर पक्के करेंगे। मैं लिखूंगा एफ इज द independent variable. F is the independent variable and V is the dependent variable. F मेरा independent variable है और V मेरा dependent variable। F भी आ गया, V भी आ गया। यानी कि vary F and measure V। क्या बताऊंगा? F को वेरी करके V मेजर करो। क्लियर हो गया? तो ये 1 नंबर आ गया मेरा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली बात बताने का। दूसरा मैं बताऊंगा कि अब किन किन चीजों को कांस्टेंट रखना है। एरिया को कांस्टेंट रखना है, लेंथ को कांस्टेंट रखना है, ई को कांस्टेंट रखना है, एन को कांस्टेंट रखना है ना। कीप एन, ई, ए, एल एंड एस कांस्टेंट। अच्छा मजे की बात ये कि इसमें लेंथ, एरिया और एस ये तो रहेंगे ही कांस्टेंट, ये खुद ही कांस्टेंट रहेंगे, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स एक ऐसी चीज है जो चेंज हो सकती है लेकिन वो आप चेंज नहीं करेंगे, दैट इज ऑन यू। यू आर गोइंग टू कीप इट कांस्टेंट। और ई एक बड़ा इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है भाई, मेक श्योर कि ई चेंज ना हो। अच्छा अब आ जाए आगे भाई। अब आपको मेजर क्या क्या करना है ये बताएं। सबसे पहले तो आपको कॉइल बनानी पड़ेगी ना यार, कॉइल भी तो बनानी है। या कॉइल बनाने से पहले एक काम करते हैं, एस मेजर करके फारिग करते हैं। एस कैसे मेजर करेंगे? सेट अप अ सर्किट इन फिगर 1, connect the resistor S to a DC, बल्कि डीसी भी बोलने की जरूरत नहीं है, टू अ बैटरी। या क्या बनाया मैंने? सेल बनाया, बैटरी बनाया, सेल बनाया। टू अ सेल। सेट अप अ सर्किट इन फिगर 1, कनेक्ट अ रेजिस्टर एस टू अ सेल। रेजिस्टर एस लगा दिया सेल के साथ। ठीक है। मेजर एमीटर एंड वोल्ट मीटर रीडिंग्स फॉर current and voltage respectively. Determine the value of resistance, S, resistance निकालनी है S। Determine the value of resistance S। कैसे निकालनी है value of resistance? Determine the value of resistance S by using the relation। हाँ भाई, क्या रिलेशन है भाई? Resistance is equal to voltage divided by current। इससे आ जाएगी आपकी रेजिस्टेंस। आ गई रेजिस्टेंस। अच्छा अब आप एक काम करें, कॉइल भी तो बनानी है। कॉइल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? टेक अ प्लास्टिक या अ थिन प्लास्टिक सिलेंडर। टेक अ थिन प्लास्टिक cylinder and wind a certain number of turns of the wire। Take a thin, take a thin plastic cylinder and wind a certain number of turns of the wire।
ठीक है। द नंबर ऑफ टर्न्स आर टू रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। नंबर ऑफ टर्न्स क्या रहेंगे भाई? कांस्टेंट रहेंगे। अच्छा, एक काम और करें भाई साहब, क्या करें? आप कॉइल बनाने के बाद दोनों तरफ टेप लगा दें। ठीक है। यूज अ टेप on each side of the coil to fix it on the core. It also keeps the length constant throughout. इस वजह से लेंथ भी क्या रहेगी? इस वजह से लेंथ भी कांस्टेंट रहेगी। हो गया भाई? अच्छा, एक मिनट, अब मुझे कॉइल तो बना ली मैंने। कॉइल बनाने के बाद मुझे कॉइल का डायमीटर निकाल के एरिया भी निकालना है और कॉइल की लेंथ भी मेजर करनी है। तो पहले लेंथ मेजर करते हैं। Length of the coil is measured. Length of the coil is measured. कैसे मेजर करेंगे आप लेंथ ऑफ द कॉइल? यूजिंग अ रूलर। रूलर की मदद से आप कॉइल की लेंथ मेजर कर सकते हो। अच्छा, एक मिनट, एक चीज और बता दूं। अगर छोटी कॉइल है ना, 15, 12, 10 सेंटीमीटर के आसपास की, और भी छोटी है, तो आप वर्नियर कैलिपर से मेजर कर लें, ज्यादा अच्छी लेंथ आएगी। लेंथ ऑफ द कॉइल इज मेजर्ड यूजिंग अ रूलर या फिर और वर्नियर कैलिपर्स। और वर्नियर कैलिपर्स। एक काम करते हैं, नंबर बढ़ाने के लिए ना एक एडिशनल डिटेल लिख देते हैं। द मेजरमेंट्स आर रिपीटेड। द मेजरमेंट्स आर रिपीटेड एंड एवरेज लेंथ L is obtained। आपने क्या करनी है? मेजरमेंट्स रिपीट करनी है और लेंथ निकाल लेनी है। एडिशनल डिटेल भी तो देनी है ना भाई, नंबर उसी से तो आएंगे। और सुनो भाई, लेंथ तो आ गई, अब निकालना है एरिया। एरिया के लिए पहले डायमीटर भी तो निकालना पड़ेगा। आप लिखें, अ वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड टू मेजर डायमीटर ऑफ द कॉइल। आपने कॉइल का डायमीटर मेजर कर लिया। अच्छा, एक चीज और, डायमीटर्स आर मेजर्ड फ्रॉम डिफरेंट पोजिशंस। अलग अलग पोजिशन से आपने डायमीटर मेजर कर लेना है। एंड एवरेज इज कैलकुलेटेड। फिर आपने एवरेज निकाल लेना। एवरेज भी आ गया, डायमीटर भी आ गया। अब क्या करोगे भाई साहब? अब आप बोलो, एरिया ऑफ द कॉइल इज डिटरमिन्ड। अब एरिया निकालो बाय यूजिंग, क्या रिलेशन एरिया का? ए इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ये आ गया भाई साहब एरिया। एक और नंबर आ गया भाई। अब यार देखो ना, एक बार जमा भी तो करो, क्या क्या निकाल चुके हो। किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं। भाई साहब एस आ गया था शुरू में ही। एस के बाद आपका आ गया एल भी आ गया, लेंथ भी आ गई, नंबर ऑफ टर्न्स भी आ गए। नंबर ऑफ टर्न्स मैंने कहीं लिखा है? हाँ, पॉइंट नंबर 5 में लिखा है, टेक अ थिन सिलेंडर एंड वाइंड अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर। द नंबर ऑफ टर्न्स, आगे लिख देते नंबर ऑफ टर्न्स एन। द नंबर ऑफ टर्न्स एन आर टू रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। तो भाई देखो क्या क्या आ गया, एक बार फिर से करते हैं। एस आ गया, एस के बाद एन आ गया, एल आ गया, ए आ गया। चार वेरिएबल्स तो आ चुके हैं। के तो एंड में आना है, वी और एफ का तो एक्सपेरिमेंट है। ई, ई निकालना है, तो यानी अब आपको सर्किट बनाना पड़ेगा। तो अब आप पॉइंट नंबर 10 लिखें, सेट अप द सर्किट शोन इन फिगर 2। फिगर 2 में जो सर्किट दिखाया गया है, आप उसको सेटअप कर लें। ठीक है।
अच्छा, एक काम और करो, यहाँ पे थोड़ा सा ना, थोड़ा सा नंबर बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा एस्थेटिक करने के लिए ऑल्टरनेटिंग सप्लाई के साथ स्विच लगा लेना बेटा। ठीक है? बिना स्विच के ना सर्किट बड़े बड़े वो लगते हैं, बुरे लगते हैं। ठीक है? मतलब एग्जामिनर ना आपको जज करेगा, बोलेगा कैसा बच्चा है, सर्किट बना दिया स्विच नहीं लगाया। क्या सर्किट हर वक्त ऑन है? नहीं ना। हाँ। अब मैं यहां लिखूंगा स्विच ऑन द एसी सप्लाई, सेट द सिग्नल generator at a certain frequency f। क्या लिखा मैंने? मैंने लिखा सेट द सिग्नल जनरेटर एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी f। क्लियर? यूज ऑसिलोस्कोप 1, CRO 1 या ऑसिलोस्कोप 1, यूज ऑसिलोस्कोप 1 टू डिटरमिन the peak supply voltage E। कह रहे हैं कि हाँ भाई, तो मैं कह रहा था ऑसिलोस्कोप 1 की मदद से आप क्या मेजर करें भाई, आप ई मेजर कर लें। अच्छा, यहां पर मैं एक एडिशनल डिटेल देना चाहूंगा। एडिशनल डिटेल क्या है? ये कि आप ऑप्टेन, या ऑप्टेन भी नहीं, मेजर करें ना, मेजर, measure the amplitude of the signal, amplitude of the signal amplitude of the signal and multiply by y gain setting। आप एम्पलीट्यूड निकाल लें, एम्पलीट्यूड को आप वाई गेन सेटिंग से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, खत्म हो गई बात। ठीक है? टू ऑप्टेन ई, ऐसे ई आ जाएगा। एफ निकालने का तरीका तो मैंने बताया नहीं, एक मिनट। एफ किसकी फ्रीक्वेंसी है? सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है। एफ क्या है भाई, एक बार एफ पढ़े। हाँ, एफ सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है ना। तो एफ के लिए क्या करेंगे हम भाई? एफ के लिए देखें भाई, एफ निकालने का भी मैं आपको तरीका बता रहा हूं। यूज ऑस्लोस्कोप 1 टू डिटरमिन, बल्कि टू मेजर लिखें, टू मेजर, टू measure the distance of one cycle। बेटा ऑसिलोस्कोप पे एक साइकिल बन रही है ना, एक साइकिल का डिस्टेंस निकाल लें, और एक साइकिल का जब डिस्टेंस आ जाए उसको आप टाइम बेस्ड सेटिंग से मल्टीप्लाई करा लें। तो आप क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ वन साइकिल एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम बेस्ड सेटिंग टू ऑब्टेन टाइम पीरियड। इससे आपके पास टाइम पीरियड आ जाए। फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? फ्रीक्वेंसी इज डिटरमिन्ड बाय यूजिंग, कौन सा रिलेशन यूज करेंगे आप? फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम, है ना? या पूरा लिख देते हैं, बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। तो ये भाई साहब मेरे पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई, एफ आ गया, ई आ गया। अब देखो सिर्फ एक चीज रह गई है, सारे वेरिएबल्स निकाल चुका हूं मैं, सिर्फ एक चीज रह गई है। क्या रह गया बेटा? वी रह गया, वी। वी कैसे निकालेंगे? यूज ऑस्लोस्कोप 2 टू मेजर द एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल अक्रॉस एस। ऑसिलोस्कोप नंबर 2 एस के साथ लगा है ना, तो आपने एम्पलीट्यूड निकाल लिया। मल्टीप्लाई बाय, या मल्टीप्लाई इट बाय वाई गेन
setting to obtain v। इससे आपके पास v आ गया। अब देखो सारे वेरिएबल्स आ चुके हैं भाई, सारे वेरिएबल्स आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अब जरा सुने। अब आपके पास जब चीजें आ चुकी हैं, यार एक बैड सीन है बच्चों। बैड सीन ये कि मैंने काफी जगह ऑक्यूपाई कर ली है और अब आंसर कंप्लीट करने के लिए ना मेरे पास जगह कम पड़ रही है। तो आप भी यही करना भैया, अगर जगह वगह कम पड़ जाए तो ब्लैंक पेज यूज कर लेना। ब्लैंक पेज दिया हुआ है उन्होंने? एक मिनट रुको जरा, अभी पता चल जाएगा ब्लैंक पेज दिया हुआ नहीं दिया हुआ। पूरी कंजूसी के साथ पेपर बनाया उन्होंने, ब्लैंक पेज नहीं दिया हुआ भाई। और मैंने ऊपर जितनी भी पॉइंट्स लिखे हैं वो मैंने ठीक ठाक जगह ऑक्यूपाई कर ली है। तो आपके साथ भी पेपर में मुमकिन है ये हो जाया करेगा, तो बी केयरफुल। तो आगे के पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा कंसाइज करके लिख रहा हूँ ताकि मैं गिवन स्पेस में अपना आंसर कंप्लीट कर सकूं। अच्छा, अब मुझे क्या करना है भाई, अब मैं लिखूंगा चेंज एफ, या वेरी एफ, चेंज एफ बोले वेरी एफ बोले, एंड रिपीट द स्टेप्स फ्रॉम। पिछले कौन से स्टेप्स थे? हमने एफ वाली चीज कहाँ की थी? हमने एफ वाली चीज की थी स्टेप नंबर 10 पर ना। फ्रॉम 10 to 13, each time ensure that E stays constant। ई कांस्टेंट रहना चाहिए भाई, सप्लाई वोल्टेज चेंज नहीं होना चाहिए। अब आप क्या लिखेंगे? अब आप लिखेंगे प्लॉट अ ग्राफ ऑफ 1/v अगेंस्ट f if it turns out to be a straight line starting from origin, then suggested relationship is correct। Suggested relationship is correct। यहां तक भी समझ आ गया? determine determine द ग्रेडियंट। इसके बाद भाई साहब क्या निकालने? ग्रेडियंट निकालने। पॉइंट नंबर 17 में देखें मैं क्या लिख रहा हूं, डिटरमिन द ग्रेडियंट। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के, अननोन कांस्टेंट निकालना था ना। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के बाय, अब के का फॉर्मूला लिख के दिखा दें। क्या निकाला था हमने के का फॉर्मूला? हमने के का फॉर्मूला निकाला था ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय ई एस एल अपॉन ए एन स्क्वायर। ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय ई एस एल अपॉन ए एन स्क्वायर। सेफ्टी प्रिकॉशन रह गया और फिर हमारा जवाब कंप्लीट। सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है भाई, थोड़ा सा मैं नीचे लिख रहा हूं जगह बना के, ठीक है। अवॉइड टचिंग हॉट कॉइल। बेटा कॉइल है ना, कॉइल में से करंट गुजर रहा है, कॉइल गर्म हो जाती है। अवॉइड टचिंग हॉट कॉइल और वेयर ग्लव्स व्हेन हैंडलिंग कॉइल, व्हेन हैंडलिंग कॉइल। ये हो गया आपका पूरा जवाब। ये था बेटा आपका पेपर 5 का क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा पेपर 5? मई जून 2025, वेरिएंट 1। ठीक है, चले। तो ये हमने पूरा कर लिया है। आई होप इट वॉज वेरी हेल्पफुल। ठीक है, चले, थैंक यू।